Yes, next topic, डिबेट विद इन क्रिश्चियनिटी। ईसाइयों में डिबेट, किस तरह के ईसाई, कैथोलिक चर्चेस के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। कैथोलिक चर्च, दो तरह की चर्च है वर्ल्ड में ईसाइयत को लेकर। नंबर वन कैथोलिक, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एस्टेब्लिश हुए थे वो थे कैथोलिक चर्च, यूरोपियन रोमन एम्पायर के अंदर थे, रोमन एम्पायर पीरियड में भी। उसके बाद 13th सेंचुरी तक, 14th सेंचुरी तक कैथोलिक चर्चेज रहे, आज भी हैं। और इनका जो प्रोटेस्ट किया, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया इनका, वो कहलाए प्रोटेस्टेंट। इनका जो नेता था, जो लीडर था, वो था मार्टिन लूथर। ये जर्मन थे और श्वेत थे, ब्लैक थे। इन्होंने आवाज उठाई बहुत सारी डिफेक्ट जो इन चर्चेज में हुआ करते थे, कैथोलिक चर्चेज में बहुत से डिफेक्ट, बहुत सी खराबियां, बहुत सी कुरीतियां, जिसके लिए ये बदनाम हुआ। बाद में जब लोग जागरूक हुए, जब लोगों को मालूम चला, ह्यूमैनिटीज पढ़कर जानकर 14th सेंचुरी के बाद से, तब कैथोलिक चर्चेज में डिफेक्ट, उनकी चौधराहट, उनकी सुप्रीमेसी, उनकी डोमिनियंसी सामने आने लगी पब्लिक के और उस वक्त के एरिस्टोक्रेटिक लोगों के सामने। तो उसका विरोध, फिर क्या क्या हुआ वो हम जानेंगे इसके अंदर। तो एक इंट्रोडक्शन है, वो मैं इस बुक से पढ़ता हूँ। रिफॉर्मेशन, सुधार, इसमें हम देखेंगे सुधार, किस तरह से कैथोलिक चर्चेज में सुधार आए और किस तरह से पब्लिक का मूड डाइवर्ट हुआ, मूवमेंट्स हुए, आंदोलन हुए इसमें। द मूवमेंट, एक मूवमेंट जो पूरे यूरोप में चला, इंग्लैंड में चला, डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में 16th सेंचुरी में, 16वीं शताब्दी में यूरोप के अलग अलग पार्ट में एक मूवमेंट, एक आंदोलन चला। वो आंदोलन था टू रिमूव डिफेक्ट, कुरीतियों को अलग करना, खामियों को अलग करना इन द कैथोलिक चर्चेज। कैथोलिक चर्चेज में जो व्याप्त थी उसको कहा गया, मतलब इसे कहा गया रिफॉर्मेशन। कैथोलिक चर्चेज की डिफेक्ट को हटाना, इट इज कॉल्ड रिफॉर्मेशन, सुधार। इसके बाद इसके लिए द मोमेंट वाज ए सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंस ऑफ द रिनेसेंस। रिनेसेंस जिसके लिए जानी जाती है, ये 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच का पीरियड, जो रीअवेकनिंग हुआ, लोग जो जागे, है नहीं। तो रिनेसेंस ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कैथोलिक चर्च को काफी हद तक अपने डिफेक्ट सुधारने में। मार्टिन लूथर इसके नेता रहे हैं, लीडर रहे हैं, तो क्रिश्चियन प्रीस्ट रहे हैं, क्रिश्चियन प्रीस्ट भी थे और उसके लीडर बने गए। प्रोटेस्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन था उसके लीडर थे ये। और इसके बाद ये ग्रुप है पूरा, इसके लीडर है ये। और नंबर जो टॉप पर आते हैं मार्टिन लूथर आते हैं। उसके बाद कैल्विन और फ्रांस के कैल्विन हैं, जर्मन के मार्टिन लूथर हैं, और जॉन ऑफ इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के हैं, जुनली ऑफ स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड के कोई हैं। तो ये पूरा ग्रुप है और इसके लीडर मार्टिन लूथर थे, एक्सेट्रा। वर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द मूवमेंट। इस मूवमेंट के बड़े बड़े ये नेता थे, जिन्होंने चर्च के खिलाफ, चर्च की बैड प्रैक्टिसेस, जो डिफेक्ट थे, उनके खिलाफ आवाज उठाई। दोज अपोजिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द चर्च, है ना, कैम टू बी नोन एज द प्रोटेस्टेंट। जिन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई, उनका नाम वो कहलाए प्रोटेस्टेंट, विरोध करने वाले। इसके बाद आता है those who altered alienated themselves from the Roman Catholic। वो लोग जिन्होंने रोमन कैथोलिक को छोड़कर, कैथोलिक चर्चेस को छोड़कर जो प्रोटेस्टेंट से शामिल हो गए, इसमें इंक्लूड हो गए, मार्टिन लूथर के साथ आ गए, कैम टू बी नोन, उन्हें कहा गया प्रोटेस्टेंट। ठीक, उस दल को छोड़कर, कैथोलिक से छोड़कर वो प्रोटेस्टेंट चर्च में जो मार्टिन लूथर के साथ में शामिल हो गए, वो कहलाए प्रोटेस्टेंट। इस तरह से ये जो मूवमेंट थी वाज मेनली लॉन्च अगेंस्ट द, इस तरह से ये जो मूवमेंट थी ये इविल प्रैक्टिसेस एंड करप्शन ऑफ द कैथोलिक चर्चेस के खिलाफ हुई, इसका ध्यान में। ठीक है, और इस तरह से इट केम टू बी नोन एज द, और इसका नाम हुआ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। इसको हम बुक से आगे लेंगे, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहलाई। और नेक्स्ट इसमें हम जानेंगे, पेज नंबर 163 निकालिए। नेक्स्ट
मतलब पेज नंबर 162 अपन ने प्रीवियस से पढ़ लिया, ये नेक्स्ट आता है इसमें 163 पेज देखें आप। डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी, ईसाइयत है, जो ईसाई लोग हैं उनमें आपस में डिस्कशन, ठीक है ना, ये आप समझ गए। ट्रेड, अब देखिए हम शुरू करेंगे। ट्रेड, ट्रेवल, मिलिट्री कंक्वेस्ट एंड डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट, ये सारी चीजें इटली के साथ अब तक हो रही, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी बातें, ये सारे संपर्क इटली से हो रहे थे काफी टाइम से। लोग, ट्रेड है, व्यापार है, मिलिट्री कंक्वेस्ट है, वॉर्स वगैरह, ये सब कुछ चल रहा था, है ना। टाउन्स एंड कोर्ट्स वगैरह है विद द वर्ल्ड बियॉन्ड, मतलब इटली में ये सब कुछ, मतलब इटली से बाहर जाकर भी, यूरोप से बाहर जाकर भी जो अदर वर्ल्ड थे उनसे भी इटली का, यूरोप का संबंध बना हुआ था, लिंक बना हुआ था, पूरी जो सब कुछ ठीक चल रहा था। द न्यू कल्चर, एक नया कल्चर वाज एडमायर्ड एंड इमिटेटेड इन द एजुकेटेड एंड वेल्दी, एक नया कल्चर, वो कल्चर क्या था? ह्यूमनिस्ट कल्चर। इसको पैसे वाला आदमी और एजुकेटेड आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, एजुकेटेड प्लस वेल्दी, इन दोनों ने बहुत लाइक किया, बहुत पसंद किया, क्योंकि एक नेचुरल लाइफ को लीड करने का एक तरीका था। इसमें हमारी फ्रीडम, इसमें हमारी जो फ्रीनेस थी, किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं हो रही थी, इसलिए लोगों ने इसको ज्यादा पसंद किया। और वेरी फ्यू ऑफ द न्यू आइडिया फिल्टर डाउन। अब जो लोग अनपढ़ थे, जो लोग इलिटरेट थे, वो इन बातों को समझ नहीं पाए थे, वो अभी तक पिछली बातों पर ही रह रहे थे। नेक्स्ट पैरा आता है 15th सेंचुरी में, 15th और 16th सेंचुरी जो आते हैं, इसमें मैंने इसको बहुत सारे जो स्कॉलर थे यूनिवर्सिटीज के, विश्वविद्यालयों के, नॉर्थ ये इटली है, साउथ है, नॉर्थ यूरोप के जो स्कॉलर थे वो भी पसंद करने लगे थे, लाइक करने लगे थे ह्यूमनिस्ट मूवमेंट को, ह्यूमनिज्म को, समझ रहे हैं, लाइक करने लगे थे। और उन लोगों ने भी अपनी यूनिवर्सिटीज में ह्यूमनिज्म को पढ़ाना, उसका मैसेज देना शुरू कर दिया था, जैसा कि इटली में हो रहा था, रोम में हो रहा था, ठीक है ना। दे शुड फोकस द क्लासिकल ग्रीक, उन लोगों ने भी, नॉर्थ यूरोपियन ने भी ग्रीक और रोमन जो क्लासिकल, अपने आप में क्लासिकल लर्निंग और आर्ट जिसके लिए पॉपुलर है, ग्रीक और रोमन, उनको अपनाना शुरू किया, उनको एडप्ट करना शुरू किया और उनको टीच करना शुरू किया अपनी यूनिवर्सिटीज में, अपने कॉलेजेस के अंदर। उन लोगों टेक्स्ट along with the holy books of the क्रिश्चियंस, मतलब होली बुक्स भी साथ में पढ़ाते थे और इसको भी लेने लगे लोग। बट like unlike Italy, whose professional scholars dominated the humanist movement, where their professional scholars dominated the humanist movement in North Europe, मतलब ये कह रहा है नॉर्थ यूरोप के जो प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, जैसा कि इटली में हो रहा था कि उन लोगों ने पूरी डोमिनेंसी, एक प्रोफेशनल स्कॉलर्स बन चुके थे और इन्होंने ह्यूमनिस्ट मूवमेंट को डोमिनेट कर लिया था। इस तरह से जो इटली में हुआ था, ये नॉर्थ यूरोपियन जो लेक्चरर्स थे, प्रोफेसर थे, उन लोगों ने इस तरह नहीं किया, बल्कि क्या किया, उन लोगों ने दे कॉल ऑन क्रिश्चियंस टू प्रैक्टिस रिलीजन। Humanism attracted North Europe. Humanism attracted many members of the church. हाँ, इन लोगों, नॉर्थ यूरोपियन ने इससे इम्प्रेस होकर, ह्यूमनिज्म एजुकेशन से इम्प्रेस होकर, बहुत सारे चर्चेस के जो मेंबर थे उनको भी इनवाइट किया और कहा कि देखो ये एक रियल लाइफ है, एक सही मानों में एक प्रैक्टिकल लाइफ है जो ह्यूमनिज्म हमें सिखा रहा है। टोटल रिलीजन पे डिपेंड करना काफी नहीं है, ये उन्होंने सिखाया। दे कॉल ऑन क्रिश्चियंस टू प्रैक्टिस, उन्होंने क्रिश्चियंस को आह्वान किया, उनको बुलाया कि आप रिलीजन, धर्म को मानो, टू द वे लेड डाउन इन द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ द रिलीजन। पुरानी बुक में जो धर्म लिखा, जो धर्म के बारे में लिखा है, आप उसको अपनाओ, साथ साथ जो ह्यूमनिस्ट फीलिंग्स है, एजुकेशन है, उसको भी आपको अपनाना है, ताकि हमारी जिंदगी, हमारा जीवन कंप्लीट हो सके और हम एक फ्रीडम लेकर, एक आजादी को लेकर हम अपनी जिंदगी को लीड कर सकें। द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ द रिलीजन डिस्कार्डिंग द अननेसेसरी रिचुअल, जो बेकार की जो रिचुअल्स हैं, जो अनुष्ठान हैं, जो बातें हैं जो कैथोलिक चर्च में की जाती हैं, उनसे हम अपने आप को बचाएं और जो मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ अब बन चुका है, हम सब उसमें आ जाएं। ये नॉर्थ यूरोपियन जो स्कॉलर थे
प्रोफेसर थे, उन्होंने क्रिश्चियन से ये बात कही, एक सुधार के रूप में कही, रिचुअल्स विच दे condemned later addition to the simple religion. फिर कहता है there was a radically new view of the human beings as free and national agents. क्योंकि अब जो ये ह्यूमनिज्म था, इसको टीच करना, इसका एडॉप्शन, इसका अपनाया जाना, लोग ये इंसान को प्रैक्टिकल लाइफ सिखा रहा था, इससे सब लोग इम्प्रेस हो रहे थे, लोग इधर मुड़ रहे थे। ये आपसे कहना चाहता है सिंपल लाइफ, ये सिंपल लाइफ बता रहा था। देयर वाज ए रेडिकली न्यू व्यू ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एज फ्री एंड रेशनल एजेंट, समझदारी से भरा हुआ, बुद्धि इंटेलेक्चुअलिटी से भरा हुआ, और ह्यूमनिज्म फ्री है। लेटर बाद द फिलोसोफर्स वर टू रिटर्न टू दिस ओवर एंड ओवर अगेन। बहुत से फिलोसोफर जो दार्शनिक थे वो लोग भी इस ओर आए और उन्होंने इस पर बुक्स लिखी, अपने व्याख्यान दिए, अपना स्पीचेस वगैरह दी, लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि आप लोग धर्म के साथ साथ आप ह्यूमनिस्ट जो आइडियाज हैं आप उनको भी पढ़ें, उनको भी आप सीखें। इसके बाद फिर कहता है तो रिटर्न टू दिस ओवर एंड अगेन, वो फिर उन्होंने बता गो टू क्रिएटेड। उन्होंने फिर आगे फिलोसोफर ने और उस वक्त के जो लोग थे एजुकेटेड ह्यूमनिस्ट को फॉलो करने वाले, उन्होंने बताया कि इंसान ने सबको बराबर पैदा किया है, इंसान ने सबको इक्वली क्रिएट किया है, तो फिर ये डिफरेंस क्यों? फिर कहता है कि मैन बट अलाउड हिम कंप्लीट फ्रीडम, और इंसान ने सबको बराबर पैदा किया है और सबको बराबर से हक दिया है, राइट दिया है कि वो बराबर से जिंदगी जिए, स्वतंत्र आजादी के साथ जिंदगी, है ना। ऐसा नहीं कि धर्म की जंजीरों में उसको बांध दिया जाए, जकड़ दिया जाए और जैसा मैं कहूं, है नहीं, वैसा सामने वाला करे। उससे अलग हटकर जिंदगी जीने का तरीका किसने सिखाया? ह्यूमनिज्म के स्कॉलर्स ने, ह्यूमनिज्म के जो लेक्चरर्स है उन्होंने सिखाया। फिलोसफी क्रिएटिव इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस हियर एंड नाउ, है ना, खुशी पाने की सारी। अब इसके बाद थर्ड पैरा में आइए, 163 पेज का थर्ड पैरा। क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट लाइक, अब ये क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट हैं जो ह्यूमनिस्ट पॉलिसी को, प्रोग्राम को फॉलो करने लगे। वो कौन कौन थे? उनका नाम आता है थॉमस मोरे, ये इंग्लैंड के हैं, और उसके बाद इरेस्मस, ये हॉलैंड के हैं। इन दोनों ने महसूस किया कि जो चर्च है had become an institution marked by greed, extorting money at will from ordinary people. इन्होंने क्या माना, इन्होंने क्या समझा अब कि ये जो कैथोलिक चर्चेज हैं ये मात्र संस्था बन चुकी है, काय की संस्था, ग्रीड की, लालच की, और इन्होंने पब्लिक को एक तरह से कैद में कर रखा है, पब्लिक को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, और ये जो चाहते हैं उनसे करवाते हैं, और इनसे बहुत सी चीजें रियलाइज करते हैं, वसूल करते हैं, और कहते हैं कि हम तुम्हें इसके बदले में इंडलजेंसीज हम आपको देंगे, मतलब आप हमको जो हम मांग रहे हैं आप हमें वो दो, और हम आपको जो हियर आफ्टर है, जो आने वाला वर्ल्ड है, उसमें हम आपकी मुक्ति करवा देंगे, मोक्ष करवा देंगे। इस तरह की बातें उस वक्त चला करती थी। इससे मुक्ति दिलाने के लिए, इससे फ्री करने के लिए एडवेल वन ऑफ द फेवरेट मेथड्स ऑफ द क्लर्जी वाज टू सेल। तो क्लर्जी, पुजारियों का एक सबसे अच्छा तरीका था इंडलजेंसीज को सेल करना। इंडलजेंसीज क्या होती हैं? apparently freed the burden of the sins he had committed। मतलब मैं अगर इंडलजेंसी को खरीद रहा हूँ किसी पुजारी से, किसी पॉप से, तो उसका मतलब ये होता था कि मैंने जो भी पाप किए हैं या मैं पाप करूंगा आने वाले वक्त में, तो उन पापों से मैं मुक्ति पालूंगा। इस तरह की एक धारणा, इस तरह का एक कॉन्सेप्ट चल रहा था चर्च और पब्लिक के बीच में। इसको हटाना था, ये सब गलत था। फ्री द बायर्स, क्रिश्चियंस कैम टू रियलाइज, जो ईसाई थे वो अब जानने लगे फ्रॉम प्रिंटेड ट्रांसलेशन, जब बाइबल कॉमन टू ऑल हो गई, है ना, प्रिंट होने के बाद बहुत सारी कॉपियां हर इंसान की, जब तो बहुत सारे स्कॉलर्स इसको पढ़ के लोग समझने लगे, नए नए स्कॉलर्स आ गए, प्रिंटेड बुक्स बाइबल इन लोकल लैंग्वेजेस that their religion did not permit
और उन्होंने माना, अब उन्होंने माना कि ईसाई धर्म जो बाइबल है, जो न्यू टेस्टामेंट है, वो परमिशन नहीं देता क्रिश्चियंस को इस तरह की जिंदगी गुजारने का, इस तरह की बातें करने का, इस तरह से पैसा लिया जाए, इस तरह से धन लिया जाए और सबको। अच्छा, नेक्स्ट अब पैरा नंबर 4 में देखेंगे, इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ यूरोप के हर हिस्से में, हर पार्ट में पीजेंट बिगेन टू रिबेल। उधर जो पीजेंट था वो भी अब समझने लगा, है नहीं, अब तो गुलाम था चर्च का या पोप का, कैथोलिक चर्चेस का, उसने विद्रोह शुरू कर दिया उसने, क्योंकि टैक्स लगा रखा था इन पीजेंट्स के ऊपर टैक्स लगा रखा था कैथोलिक चर्चेज ने, आप हमें टैक्स पे करेंगे, है नहीं, टैक्स इज इम्पोज बाय द चर्चेज। व्हाइल द कॉमन, जो आम आदमी था, कॉमन फॉक था, रिजेंटेड द एक्सटॉर्शंस ऑफ द चर्चमैन के जो टैक्सेस थे जो इन पे लगा रखे थे आम आदमियों पर, उससे ये परेशान थे, है ना। चर्चमैन प्रिंसेस फाउंड देयर इंटरफियरेंस विद द वर्क ऑफ द स्टेट इरिटेटिंग। जो उस वक्त के राजकुमार थे, जो राजा थे, वो भी बाउंड थे किसके, पॉप के, क्लर्जीमैन के, चर्चेस के, वो भी बहुत से काम अपने विल से नहीं कर सकते थे, वो भी इनके बाउंड थे। इरिटेटिंग, दे वर प्लीज्ड व्हेन द, ये लोग खुश हुए, ये सबके सब पीजेंट हुए, ये लोग हुए, क्वीन और किंग है, मोनार्की, सब खुश हुए किस बात से, व्हेन द ह्यूमनिस्ट पॉइंटेड आउट दैट द क्लर्जीमैन क्लेम्ड द जुडिशियल एंड फिस्कल पावर्स originated from a document called the Donation of Constantine। मतलब यहाँ ये बात बताई गई है इस पूरे पैरा के अंदर कि ये पीजेंट, ये किंग और क्वीन जो पॉप या कैथोलिक चर्च से अभी तक बाउंड से बंधे हुए थे, ये अब फ्री हो गए, ये अब फ्री होने लगे। क्यों? प्रोटेस्टेंट लोग, प्रोटेस्टेंट एक ब्रांच है क्रिश्चियनिटी की, वो आ गई और उन्होंने बहुत सारे डिफेक्ट जो कैथोलिक चर्च में थे उनको रिमूव कर दिया, जिससे ये लोग भी बहुत खुश हुए। और अब पोप की जगह, पोप जो होल्ड हुआ करता था, जो होल्ड करता था सारे मैटर्स को, राजा रानी भी उसके अंडर में हुआ करते थे कई कामों को लेकर, अब पोप का जो दबदबा था, जो इसका इन्फ्लुएंस था पोप का, वो अब हट गया, रिप्लेस हो गया, और अब इसके पावर जो था वो राजा और रानी को, किंग और क्वीन को दे दिया गया। इसके बाद आता है 1517, लास्ट पैरा आता है 1517 में, यंग जर्मन मन, एक जर्मन था, जर्मन साधु था, प्रीस्ट था, उसका नाम था मार्टिन लूथर। इसका पीरियड यह है, इन्होंने एक कैंपेन, एक अभियान चलाया, सुधार का अभियान लॉन्च अगेंस्ट द कैथोलिक चर्च के खिलाफ इन्होंने चलाया। और इनके साथ पूरी पार्टी, बहुत सारे लोग थे, लीडर थे, वो आप पढ़ चुके हैं कौन कौन थे, ऊपर नाम आ चुके हैं उनके। फॉलोवर्स टू हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड, और उन्होंने कहा कि पूरी तरह से खुदा पर भरोसा रखें, किसी प्रीस्ट या किसी और के चंगुल में ना आए, उनके चक्कर में ना आए। बहुत सी बातें, बहुत से डिफेक्ट जो इस धर्म में है या नहीं है, तो इन्होंने उनको चला रखा है जबरदस्ती, उसको खत्म किया जाए मूवमेंट। इन्होंने एक, जो उसका नाम था प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट, इन्होंने शुरू किया। इसके जो बानी थे, फाउंडर थे, वो मार्टिन लूथर थे, और इनके साथ बहुत से लेडीज है। चर्चेस इन जर्मन एंड स्विट्जरलैंड, जर्मन है, स्विट्जरलैंड है, या यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहाँ पर ये मूवमेंट खड़ी हो गई। कनेक्शन विद द पॉप, विद द कैथोलिक चर्च, पोप और कैथोलिक चर्च के खिलाफ मार्टिन लूथर के नेता हो गए। तो स्विट्जरलैंड, लूथर्स आइडियाज पर पॉपुलर, स्विट्जरलैंड में लूथर के, जो मार्टिन लूथर के जो आइडियाज, जो विचारधारा थी, सब लोगों ने उसको समझा और फिर उसके अकॉर्डिंग वो उसके फॉलोअर बन गए, है नहीं। फिर लेटर बाय जीन, उसके बाद फिर कैल्विन आता है, ये भी नेता है, बैक बाय मर्चेंट। इन सब लोगों को मर्चेंट, जो सबसे साहूकार थे, पैसे वाले लोग थे, उन्होंने सपोर्ट किया, उनको संरक्षण दिया। इस मूवमेंट को मार्टिन लूथर के द रिफॉर्मर्स एंड द ग्रेटर पॉपुलर अपील टू टाउन, इस तरह से इन्होंने अपील की और इसको बढ़ाया, इसको एनकरेज किया, इस मूवमेंट को मार्टिन लूथर के। और उधर जो कैथोलिक चर्च थे वो सोचने पर मजबूर हो गए। अब while in rural areas the Catholic Church managed to retain its influence, सिटी में, टाउन्स में तो कैथोलिक चर्चेस का प्रभाव धीरे धीरे डिमिनिश होने लगा, धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा। लेकिन जो गांव थे, जहां पर अभी तक की मूवमेंट नहीं पहुंची थी, वहां पर अभी तक कैथोलिक चर्चेस का प्रभाव, इन्फ्लुएंस
ये 10 था बना हुआ था एज इट इज। अगर जर्मन दूसरे जर्मन समाज सुधारक जैसे कि ये नाम आता है वह इवन मोर रेडिकल, ये और भी ज्यादा रेडिकल थे, कट्टरवाद थे, बुनियाद परस्त थे। दे ब्लेंडेड द आइडिया, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि दे सेड दैट द वंस गॉड, क्योंकि इन्होंने ये बात कही कि जब भगवान ने सारे इंसानों को इक्वल बनाया है, बराबर बनाया है, तो उनको बराबर से अधिकार मिलना चाहिए। दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस, मतलब सब बराबर हैं, तो जब बराबर हैं तो फिर सभी को टैक्स, क्योंकि जो सभी को टैक्स, तो दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस, सब लोग बराबर हैं। जब बराबर है तो हम किसी पर्टिकुलर लोगों से, पीजेंट लोगों से या छोटे लोगों से हम टैक्स वसूल नहीं कर सकते। उस वक्त में क्या होता था कि छोटे लोगों से, मतलब पीजेंट लोगों से टैक्स वसूल करते थे। कई तरह के टैक्स इन पे लगा रखे थे, ठीक है, कई तरह के टैक्स थे जो, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही कि दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू टैक्सेस एंड हैड द राइट टू चूज देयर प्रीस्ट, और उनको वो जिसको चाहे चूज करें, वो जिसको चाहे प्रोटेस्टेंट प्रीस्ट को लें या कैथोलिक चर्च पे चूज करें, ये उनके राइट पर है, वो जो चाहे करें। इस तरह की बात इन्होंने कही। प्रीस्ट दिस अपील टू द पीजेंट्स ऑप्रेस्ड बाय द फ्यूडलिज्म। अब इसके बाद ये लास्ट पैरा आता है। इसके बाद कहता है कि लूथर डिड नॉट सपोर्ट, लूथर ने रेडिकलिज्म को, कट्टरवाद को, जो चर्चेज, जो कैथोलिक चर्च चला रहा था उसको सपोर्ट नहीं किया। ही कॉल्ड अपॉन जर्मन, उन्होंने जर्मन रूलर से अपील करी, मार्टिन लूथर ने, टू सुप्रेस द पीजेंट रिबेलियन, पीजेंट की जो रिबेलियन है, पीजेंट का जो विद्रोह है टैक्स को लेकर, उसको खत्म किया जाए, उसको दबाया जाए। ये उन्होंने कहा, विच डिड, जो 1525 में हुई थी रिबेलियन, पीजेंट रिबेलियन। बट रेडिकलिज्म सर्वाइव, लेकिन जो सुप्रेस भी हो गई, दबा दी गई, सप्रेस हो गई, लेकिन जो रेडिकलिज्म था, जो कट्टरवाद था, वो अभी खत्म नहीं हुआ था, अभी वो सर्वाइव कर रहा था। एंड मर्ज्ड विद द, और ये मर्ज हो गया धीरे धीरे विद द रेजिस्टेंस ऑफ प्रोटेस्टेंट इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर ये मर्ज हो गया रेडिकलिज्म, कहा, प्रोटेस्टेंट के रेजिस्टेंस के साथ साथ फ्रांस के अंदर। हु persecuted by the Catholic rulers started claiming the right of the people to remove an oppressive ruler। फिर इस तरह से इनकी मांग चली कि भाई हमारे साथ जस्टिफाई किया जाए, हमें अनजस्ट जो हमारे साथ बिहेवियर होता है उसको हटाया जाए। ये मार्टिन लूथर ने और वहाँ के लोगों से अपील करी और स्टार्टेड, और ये दावा करना शुरू किया, काय का दावा, राइट के लोगों के जो अधिकार है उनको लौटाया जाए और लोगों को ये अधिकार मिले टू रिमूव एन ऑपरेसिव रूलर, कि कोई भी अत्याचारी जो रूलर है, शासक है, उसको हटाया जाए और अनजस्ट जो रूलर है उनका, और जस्टिफाइड रूलर्स को हमारे ऊपर रखा जाए, रूलर्स, एंड टू चूज, और हमको राइट हो चूज करने का, किसी को भी अपनी चॉइस, हम किसी को भी चूज करें, जिससे डेमोक्रेसी में होता है, वो हमें राइट दिया जाए। ऑपरेसिव रूलर एंड टू चूज समवन ऑफ देयर ओन लाइकिंग। फ्रांस के एज इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, कैथोलिक चर्च अलाउड प्रोटेस्टेंट अप। देखिए अब धीरे धीरे, क्योंकि मूवमेंट थी आंदोलन का, अब जो प्रोटेस्टेंट जो लोग थे उसका प्रभाव कैथोलिक चर्चेस पर आने लगा और उनकी जड़ें अब कमजोर होने लगी। तो अब वो अपने आइडियाज को बदलने लगे, उनमें चेंज आना शुरू हुआ, सुधार आना शुरू हुआ। प्रोटेस्टेंट टू वर्शिप एज ए चर्च। अब इन्होंने यह अपील करी कैथोलिक चर्चेस ने यह अपील करी सब लोगों से कि आप लोग प्रोटेस्टेंट को अपनाओ या कैथोलिक चर्चेस को अपनाओ, किसी के भी रूल्स को अपनाओ, ये आप पे डिपेंड करता है। अब थोड़ी सी है, क्योंकि अभी तक ये इन्होंने सब लोगों को अपने से ही बांध रखा था, बाउंड कर रखा था। इन इंग्लैंड, उधर इंग्लैंड में जो शासक थे, रूलर्स थे, एंडेड द कनेक्शन विद द पॉप। इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के जो रूलर्स थे उन्होंने अपना नाता तोड़ लिया, किससे, पॉप से। और किससे जोड़ लिया, किंग और क्वीन से जोड़ लिया। अब पॉप की इंपॉर्टेंस, कैथोलिक चर्च की जो पॉप थे वो उनकी इंपॉर्टेंस अब रिड्यूस हो गई। अब लास्ट पैरा है कि द कैथोलिक चर्चेस इटसेल्फ डिड नॉट एस्केप द इम्पैक्ट ऑफ दिस आइडिया, है नहीं, जो कैथोलिक चर्च थे उन्होंने अपने अपने ख्यालात, अपने विचार, उनमें सुधार लाना शुरू किया।
कैथोलिक चर्चेज ने अपने आइडियाज में रिफॉर्म लाना शुरू किया है नहीं। स्पेन और इटली जो चर्चमैन थे एम्फेसाइज द नीड फॉर सिंपल, इन दोनों यहाँ के जो दोनों जो लोग थे यहाँ के कैथोलिक चर्चेज के जो लोग थे वो उन्होंने किस पर जोर दिया? सिंपल लाइफ पर, जो बाइबल कहती है सारे। उन्होंने कहा सिंपल लाइफ अपनाइए और गरीबों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करना और सिंपल लाइफ को अपनाना। ये स्पेन और ये दूसरे जो है एन अटेम्प्ट टू कम्बाट प्रोटेस्ट है ना, कम्बाट सेट अप द सोसाइटी ऑफ जीसस, और 1540 में सोसाइटी एस्टेब्लिश हुई जो प्रोटेस्टेंट लोगों की थी वो सोसाइटी, जिसका नाम इनके जो फॉलोवर थे उनको जीसस कहा गया, जिसका मिशन था गरीबों की सेवा करना एंड वाइडन देयर नॉलेज ऑफ द, दूसरे जो कल्चर हैं उनको लेकर अपनी नॉलेज को पहले से बढ़ाना, उसको वाइडन करना। इस तरह से ये आपके दो बने हैं अलग अलग इसमें, लेकिन ये एक ही डेट के हैं। आप इसको याद करें, समझें। थैंक यू सो मच।